सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जन्म। तो आज चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 4 होने वाला है। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के एमसीक्यू के करा रखे हैं। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेज सेशन की। तो आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है, स्तनी अंडाणु में दूसरा परिपक्व विभाजन कब तक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ए है, जब तक कि अंडाणु में कोई शुक्राणु प्रवेश न कर जाए। ऑप्शन नंबर बी है, जब तक कि शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक में समेकित नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर सी है, ग्राफियन पुटक में ही प्रथम परिपक्व विभाजनों के बाद होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, अंडोत्सर्ग के थोड़े समय बाद ही अंडाणु फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने से पहले हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा पूछा है कि स्तनी अंडाणु में जो स्तनधारी होते हैं उनमें फीमेल्स के अंडाशय में जो अंडाणु बनता है, ओम का फॉर्मेशन होता है, उसमें परिपक्व विभाजन कौन सा दूसरा कब तक नहीं होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंडाणु का निर्माण होता है फीमेल के अंडाशय में वो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो अर्धसूत्री विभाजन भी 2 स्टेप में होता है, एक होता है अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। आपको यहाँ पर बताया गया है कि अर्धसूत्री प्रथम हो चुका है, लेकिन अर्धसूत्री दूसरा अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कब तक नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जब तक कि स्पर्म आकर के सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्श नहीं कर लेता, टच नहीं कर लेता, तब तक कि उसमें क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन नहीं होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्राफियन फोलिकल को जब तोड़ करके सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, कहां पर, फैलोपियन नलिका में, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के बाद वो जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो फैलोपियन नलिका में स्पर्म का वेट करता है। और जब स्पर्म आकर के उस सेकेंडरी ओसाइट को टच करता है तब तुरंत ही उसमें जो रुका हुआ अर्धसूत्री सेकंड विभाजन था वो कंप्लीट हो जाता है और अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का जो ऑप्शन नंबर ए है, जब तक कि अंडाणु में कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, मानव नर के शुक्रीय प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, में किन 2 मात्रा भरपूर होती है। यानी कि जो मेल का सीमन होता है, सीमन के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु होते हैं, और दूसरा होता है शुक्रीय प्लाज्मा, जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। तो इन दोनों भागों से मिल करके एक सीमन का निर्माण होता है। यहाँ पर पूछ रहा है जो शुक्रीय प्लाज्मा वाला भाग है किसी भी सीमन का, उसमें किन 2 चीजों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ग्लूकोज तथा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज तथा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी है राइबोज तथा पोटेशियम। और ऑप्शन नंबर डी है डीएनए तथा टेस्टोस्टेरोन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेल के अंदर उसका सीमन होता है, वीर्य होता है, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो स्पर्म होते हैं उसमें, और दूसरा होता है क्या, शुक्रीय प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण होता है वो होता है कहाँ से, उसके सहायक ग्रंथियों से निकलने वाले तरल या फ्लूइड की वजह से। और उसमें याद रखिएगा, जो शुक्रीय प्लाज्मा होता है इसमें 2 चीजों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, एक होता है कैल्शियम और दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम और फ्रक्टोज, ये करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो मानव का नर शुक्रीय प्लाज्मा होता है उसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, मानव में मॉरुला, जिसको हम हिंदी में तूतक बोलते हैं, मॉरुला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि जो मेल होते हैं उसमें जो मानव होते हैं उनमें जो मॉरुला बनता है भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, जिसे तूतक बोलते हैं हिंदी में, इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बोल रहा है, इसमें अविदलित युग्मनज की अपेक्षा कोशिका द्रव्य तथा डीएनए दोनों ही ज्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें लगभग उतनी ही मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है तथा डीएनए होता है जितनी की अविदलित युग्मनज में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें लगभग उतनी ही मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है जितनी की अविदलित युग्मनज में, परंतु डीएनए अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, अविदलित युग्मनज की अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा अधिक डीएनए होता है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मानव में मॉर्ला या तूतक होता है, जो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान बनता है, उसमें जो कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है वो यूग्मनज के समान ही होती है, यानी कि जितना कोशिका द्रव्य यूग्मनज में होता है उतना ही मॉर्ला में भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की संख्या अधिक हो जाती है किसकी अपेक्षा, यूग्मनज की अपेक्षा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मॉर्ला या तूतक होता है इसमें लगभग उतनी ही मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है जितना कि अविनिरित यूग्मनज में होता है, परंतु डीएनए अधिक होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इनमें से किस एक के स्रावों में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ आपके ऑर्गन दे रखे हैं बॉडी के, आपको बताना है कि इनमें से किस ऑर्गन के स्राव में कैल्शियम, फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अग्न्याशय, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सी है लाल ग्रंथियां और आखिरी ऑप्शन डी है नर सहायक ग्रंथियां। तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैंने जब दूसरा क्वेश्चन आपको कराया था कि सक्रिय प्लाज्मा की बात की थी, तो सक्रिय प्लाज्मा में मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसी को क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया है कि फ्रक्टोज और कैल्शियम की मात्रा किसमें ज्यादा होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सक्रिय प्लाज्मा होता है मेल के अंदर, वो सक्रिय प्लाज्मा कहाँ से निकलता है, मेल के सहायक जनन अंगों से। सहायक जनन अंगों में कौन से चीजों से, ग्रंथियां जो उनकी होती हैं सहायक, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, वहां से निकलने वाले स्रावों से, जिनमें आपका शुक्राशय ग्रंथि से निकलने वाले फ्लूइड आ जाते हैं। इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकलने वाले आपके स्राव आ जाते हैं। तो इनमें स्राव जो निकल रहे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सक्रिय प्लाज्मा बोलते हैं। और इसी सक्रिय प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और फ्रक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी है नर सहायक ग्रंथियां, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से निकलने वाले फ्लूइड के अंदर कैल्शियम, फ्रक्टोज और कुछ एंजाइमों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है मानव में वह कौन सी भ्रूण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्करण नहीं हो पाता। यानी कि जो मनुष्य में भ्रूण का जब विकास होता है फीमेल के अंदर, तो उस भ्रूण का ऐसा कौन सा बाह्य झिल्ली है जिसकी वजह से भ्रूण का शुष्करण नहीं हो पाता, वह शुष्क अवस्था में नहीं जा पाता। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एमनियन, ऑप्शन नंबर बी है पीतक कोष, ऑप्शन नंबर सी है जरायु और ऑप्शन नंबर डी है क्या, एलेंटोसिस। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो फीमेल होती हैं उनके गर्भ में जब एक भ्रूण का विकास होता है तो वो एक झिल्ली के अंदर पैक होता है, उस झिल्ली को हम बोलते हैं क्या, एमनियन। क्या बोलते हैं, एमनियन। और इसी एमनियन के अंदर कुछ बोल सकते हैं तरल भरा होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी वजह से जो भ्रूण का विकास हो रहा होता है इस गर्भाशय के अंदर उसका शुष्करण नहीं हो पाता है। तो जो बाह्य झिल्ली की यहाँ पर बात कर रहा है वो बाह्य झिल्ली कौन सा होगा, वो होगा आपका एमनियन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आता है। तो इसीलिए पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एमनियन सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम छठवें क्वेश्चन की। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, मानव शुक्राणु के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आपको बताना है कि जो मेल का स्पर्म होता है उसके विषय में यहाँ पर कौन सा कथन सही बताया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है एक्रोसोम कोई खास कार्य नहीं करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही कथन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्रोसोम के द्वारा ही क्या होता है, जो अंडाशय का बाह्य आवरण होता है उसको भेदने का काम करता है कौन, इस एक्रोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, एक्रोसोम में एक शंक्वाकार नुकीली रचना मिलती है। तो मिलती तो है लेकिन इसके फंक्शन को यहाँ पर नहीं बताया है, इसलिए भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सी वाले ऑप्शन की, जिसका उपयोग अंडाशय को भेदने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा और सी वाला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, एक्रोसोम के शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को गला देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो मानव शुक्राणु के अंदर पाए जाने वाला एक्रोसोम होता है उसमें कुछ स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, ये अंडाणु के बाहर का जो आवरण होता है, लेयर होता है, उसको गला देते हैं, जिसकी वजह से जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु को अंदर प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है छठवें क्वेश्चन का, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है
शुक्रवाहिका जिसको हम वासा एफरेंटिया बोलते हैं कहां से कहां तक जाता है, यानी कि जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो कहां से निकल करके कहां तक जाती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक। ऑप्शन नंबर बी है एपिडाइमिस यानी कि अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक। ऑप्शन नंबर सी है वृषण जालिका से शुक्रवाहिका जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं वहां तक जाता है। या ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवाहिका से अधिवृषण तक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो रेटेटेस्टिस यानी कि वृषण जालक से स्टार्ट होती हैं और कहां पर जाकर के खत्म होती हैं, वासा डिफरेंस तक जिसको हम शुक्रवाहिका बोलते हैं वहां तक जाकर के ये समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। तो याद रखिएगा सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वासा फ्रेंटिया होती है वो वृषण जालिका से स्टार्ट होकर के शुक्रवाहिका जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंस वहां तक जाकर के खत्म होती है। अब आइए बात करते हैं हम आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है मानवों में प्रथम विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं, यानी कि जो मानव में जब शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं उसमें जब अर्धसूत्री प्रथम हो जाता है तो इसके बाद जो नर जनन कोशिकाएं होती हैं वो किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है पराशुक्राणु के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक पराशुक्राणुजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणुजन के रूप में। या ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक पराशुक्राणुजन के रूप में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अर्धसूत्री प्रथम किसी भी शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया में हो जाता है तो वहां पर क्या बनते हैं, द्वितीयक शुक्राणुजन बनते हैं यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम नौवें क्वेश्चन की। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है सर्टोली कोशिकाएं का नियमन कौन करता है, यानी कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका नियमन या उनका क्रियान्वयन कौन करता है। तो यहाँ पर चार प्रकार के हार्मोन दिखाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है एफएसएच जिसको बोलते हैं फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आपका जीएच ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी है प्रोलैक्टिन और ऑप्शन नंबर डी है जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी कि एलएच। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है उनको आकर के प्रेरित कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो एफएसएच हार्मोन्स होता है फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वह आकर के सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। तो इस तरीके से आपका नौवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं आइए 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है रजो चक्र का तत्कालिक शुरू होना किन हार्मोन्स की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होता है, यानी कि जो फीमेल्स के अंदर रजो चक्र स्टार्ट होता है वो किस हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी है एफएसएच। ऑप्शन नंबर सी है एफएसएच और आरएच और ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फीमेल के अंदर रजो चक्र स्टार्ट होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है तो इसकी वजह से जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम होता है यानी कि अंतःगर्भाशय भित्ति होता है फीमेल के अंदर वो टूटने लगता है और इसी के टूटने से एक फ्लूइड निकलता है फीमेल के विजाइना से बाहर, उसको बोलते हैं हम क्या, ऋतुरज यानी कि रज स्राव बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है रजो चक्र स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल के अंदर। तो याद रखिएगा 10वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरॉन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है फीमेल के अंदर तब जाकर के उनमें रजो चक्र का स्टार्टिंग होता है। अब आइए बात करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है स्तनियों में अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के बाद आपका जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है वह एक ग्रंथि के रूप में चेंज हो जाता है और उसी ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं जिसको कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 11वें क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है ग्राफियन पुटक। क्योंकि ग्राफियन पुटक रप्चर्ड होने के बाद यानी कि अंडोत्सर्ग करने के बाद रप्चर्ड हो जाता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में बदल जाता है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा और जो आपका 11वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज आपने पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर क्यों सही है उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय जय हिंद।